चलिए बेटा, नेक्स्ट इज अगला टॉपिक बेटा, दैट इज फ्रिक्शन। हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वैसे आपने एनसीईआरटी वगैरह में चेक भी किया होगा कि ये जस्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का आखिरी पार्ट है। ये वैसे अलग से चैप्टर नहीं है, अपन लोगों ने बेटा इसकी एक छोटी सी शीट बना रखी होगी अलग से, बट स्टिल आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ही हिस्सा है, उसी का पार्ट है। जैसे स्प्रिंग फोर्स था, नॉर्मल फोर्स था, टेंशन फोर्स था, वैसे ही एक एक्स्ट्रा फोर्स और आ गया। दैट एक्स्ट्रा फोर्स इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। फेयर इनफ। अब जैसे बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वहां लगाया करते थे, वैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यहां लगाएंगे। कोई भी नया फोर्स अगर मैं इंट्रोड्यूस करता हूं तो मेरे बच्चे ये सोचते हैं कि सर आप तो सिर्फ और सिर्फ ये बताओ कि वो फोर्स किधर लगेगा और वो कितना लगेगा। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सिर्फ दो बातों की इंफॉर्मेशन दो, उसके बाद में तो सर हम निपट लेंगे। उसके बाद तुम्हें करना आता है कि यार किस तरह से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं, किस तरफ एक्सेलरेशन है, उस तरफ नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड समथिंग लाइक दैट। तो बेटा उसी मुद्दे पे आते हैं, उसी मुद्दे पे आएंगे भी। चलिए पहले बेटा एक हल्का सा इंट्रोडक्शन देते हैं। हमने पूरे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के जितने भी सवाल थे उनके अंदर सरफेसेस स्मूथ मानी, बट वी नो इट वेरी वेल कि ना हर बार बेटा सरफेसेस स्मूथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। सरफेसेस रफ भी होंगी, और रफ होंगी तो सरफेस के अलोंग एक फोर्स एक्स्ट्रा और लगेगा। सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में तो नॉर्मल फोर्स लग ही रहा था, ये फोर्स सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में है, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सॉरी बेटा, ये सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं है, ये सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। ये जो एक्स्ट्रा फोर्स जो सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में है बेटा, दिस फोर्स इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। तो सुनिए बेटा एक छोटी सी बात, अगर मान लीजिए कि बेटा ये आपके पास एक सरफेस, इस सरफेस पर बेटा ये कोई ब्लॉक, इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में ये मान लीजिए कि कॉमन सरफेस, दिस इज योर कॉमन सरफेस। कॉमन सरफेस ये वाली जो डायरेक्शन है इसको बेटा आप टेंजेंशियल डायरेक्शन भी कह सकते हो, और इसका एक नाम और भी यूज कर सकते हो बेटा, कहीं हो सकता है कि लिखा हो, दैट इज शियर डायरेक्शन। तो दो वर्ड्स हैं बेटा, टेंजेंशियल डायरेक्शन एंड शियर डायरेक्शन। नीचे वाले जो सरफेस है वो इस ब्लॉक को बेटा ऊपर की तरफ पुश करेगी किसी न किसी फोर्स से। जिस फोर्स से बेटा पुश करेगी दैट फोर्स इज योर नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स का नाम नॉर्मल फोर्स इसलिए पड़ा था क्योंकि बेटा ये सरफेस के नॉर्मल है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। उसी तरह से अगर इस ब्लॉक के पास इस सरफेस के रेस्पेक्ट में सामने की तरफ वेलोसिटी है या फिर मोशन की टेंडेंसी है, मतलब मोशन की कोशिश है, तो जैसे ब्लॉक इधर जाना चाहेगा तो इस पर शियर डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में बेटा फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा ऐसे। ब्लॉक पर बेटा फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा ऐसे। जो नीचे वाली सरफेस है उस पर वही नॉर्मल जो ब्लॉक पर ऊपर लगा है बेटा, वही नॉर्मल इस नीचे वाले सरफेस पर नीचे लगेगा। जो फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक पर पीछे लगा है बेटा, वही फ्रिक्शनल फोर्स नीचे वाले सरफेस पर आगे लगेगा। ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर, ऑब्वियसली ये नॉर्मल और ये नॉर्मल बेटा, ये दोनों के दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नॉर्मल बेटा, ठीक है। अब आपके पास कुल मिलाकर ये नॉर्मल फोर्स और ये फ्रिक्शनल फोर्स दोनों के दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी बेटा अपने आप में एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, एंड एज यू नो इट वेरी वेल कि ऑल द कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। आप कहोगे कि सर हमारा जो नॉर्मल फोर्स था सर ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स था। हाँ बेटा बिल्कुल, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स था। अगर किसी ने हमसे पूछ लिया कि सर नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कितना है, तो इनको हम ऐड कर देंगे बेटा। ऐड करना, F इधर N इधर, F और N का रिजल्टेंट आएगा ऐसे, F और N का रिजल्टेंट आएगा रूट ऑफ बेटा बोलना N स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। उसी तरह से ये N बेटा ये F, मैं आपसे पूछ बेटा नेट कॉन्टैक्ट फोर्स कितना आएगा, तो आप कहोगे सर दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल 90 है, तो इसलिए नेट कॉन्टैक्ट फोर्स को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं रूट ऑफ N स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। This R is also your net contact force, मतलब this is your net contact force। ये जो नॉर्मल फोर्स और नेट कांटेक्ट फोर्स है, इनके बीच का जो एंगल है बेटा, मैं इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
बेटा लैम्डा साइन है, जैसे थीटा साइन होता है, फाई साइन होता है, बेटा वैसे ही अपना लैम्डा भी साइन है। और इस एंगल को बेटा हम नाम बोलेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बेटा दिस लैम्डा इज नोन एज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बेटा दिस इज योर एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड आई कैन राइट डाउन tan ऑफ लैम्डा इज बेटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर इज ऑफ कोर्स फ्रिक्शन, बेस इज नॉर्मल, तो आप कह सकते हो कि दैट इज फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। तो बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज बेसिकली tan इनवर्स ऑफ f बाई नॉर्मल, दैट इज tan इनवर्स ऑफ f बाई नॉर्मल। बेटा ये हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो जब भी बेटा रफ सरफेसेस होंगी तो उस केस में नॉर्मल फोर्स के अलावा एक एक्स्ट्रा फोर्स और आएगा। ये फोर्स बेटा टेंजेंशियल डायरेक्शन में या फिर शेयर डायरेक्शन में आएगा। इस फोर्स का काम सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव मोशन को अपोज करना है या फिर रिलेटिव मोशन की कोशिश को अपोज करना है। कब रिलेटिव मोशन होगा और कब रिलेटिव मोशन की कोशिश होगी उसको भी हम बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से देखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, हो जाएगा सब कुछ। तो बेटा सबसे पहले एक छोटी सी लाइन लिखना, हल्की सी लाइन है बेटा, लिखेगा फ्रिक्शनल फोर्स is an electromagnetic force acting along common rough surface, always opposing relative motion और कोशिश ऑफ रिलेटिव मोशन। बेटा कोशिश ऑफ रिलेटिव मोशन इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। आई होप यू गेट द पॉइंट। बेटा फ्रिक्शनल फोर्स एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो बड़ा कॉमन रफ सरफेस के लॉन्ग लगेगा या फिर बड़ा टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा एंड इट विल ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। ये बड़ा हमारा फ्रिक्शनल फोर्स की बेसिक छोटी सी डेफिनेशन है। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज बेटा फ्रिक्शनल फोर्स के दो पार्ट हैं। फ्रिक्शनल फोर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन, अदर इज बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। दोनों बेटा क्या क्या है हम डिटेल में देखेंगे। बेटा पहले जस्ट मैं एक बार दोनों को स्टेट कर रहा हूं। बेटा फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स। वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन, another is static friction। ठीक है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगेगा, नाम से आइडिया लग गया होगा बेटा, काइनेटिक मतलब मोशन। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब जो दोनों बॉडीज कांटेक्ट में है, जो रफ सरफेस के थ्रू बेटा दो बॉडीज कांटेक्ट में है, उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो। तो आप कह सकते हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट इफ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन बॉडीज। बेटा बॉडीज के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा तब बेटा आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अगर बेटा रिलेटिव मोशन ना हो, कोई रिलेटिव मोशन ना हो, सिर्फ रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो, कोशिश हो, उस टाइम बेटा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। देयर इज नो रिलेटिव मोशन, only tendency of relative motion। सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो, रिलेटिव मोशन की कोशिश हो, उस केस में हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। चलिए बेटा दोनों को बारी बारी से देखते हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ अपन काइनेटिक फ्रिक्शन देखेंगे, बाकी अगले दो लेक्चर में अपन स्टैटिक फ्रिक्शन देखेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिवली आसान है तो आज में शायद निपट जाएगा, कोशिश करते हैं। तो चलिए बेटा हेडिंग लिखिए। हेडिंग इज काइनेटिक फ्रिक्शन। अब मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर काइनेटिक फ्रिक्शन एक फ्रिक्शनल फोर्स है, वो तब लगेगा जब दो बॉडीज के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो। सर ठीक है, अच्छी बात है। सर कोई भी सवाल करने के लिए मुझे आपसे सिर्फ और सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक,
काइनेटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। सर उसके बाद तो आप सारा काम मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं कर लूँगा। सर मुझे न्यूटन्स लॉ लगाना आता है, मैं सर लगा लूँगा, सारे पंचायत में कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल बेटा। तो पहले बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन की बेटा बारे में 2-3 बातें। बेटा इट अपोजेस रिलेटिव मोशन। इसकी डायरेक्शन के बारे में बेटा मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इट विल ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी। जो भी बेटा आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। मैं दिखा दूंगा बेटा कैसे, है ना। बेटा एक बार सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की बात है तो एक बार डायरेक्शन वाली बात को निपटा लें। जैसे बेटा मान लीजिए कि आपके पास एक सरफेस है, ये वाले सरफेस एकदम फिक्स है, सरफेस फिक्स है, और इसके ऊपर बेटा ये एक ब्लॉक है, ठीक है ना। इस ब्लॉक के पास सामने की तरफ वेलोसिटी v है। फिक्स सरफेस पर अगर ब्लॉक है और ब्लॉक के पास बेटा वेलोसिटी सामने की तरफ v है, और अगर बेटा ये वाले सरफेस आपकी रफ है, तो उस केस में इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन कौन लगा रहा होगा? आप बोलो सर ग्राउंड लगा रहा होगा। तो एक काम करो, ग्राउंड पर बैठ जाओ। ग्राउंड पर बैठे तो हमें लग रहा है कि ब्लॉक जा रहा है आगे, तो बड़ा फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे। दिस इज योर काइनेटिक फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन ब्लॉक पर लगेगा पीछे, बड़ा वही बाई एक्शन रिएक्शन पेयर बड़ा ग्राउंड पर लग जाएगा आगे। सिंपल सिंपल। चलिए बेटा मैं एक तरीके से और बताता हूं। बेटा मान लीजिए कि ये मेरे पास एक ब्लॉक, इसकी वेलोसिटी है सामने की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज ब्लॉक ए। ये मेरे पास बड़ा ब्लॉक बी। बड़ा ब्लॉक बी के पास वेलोसिटी है सामने की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। गौर से सुनना क्या करूं बेटा, इस पर सवाल पूछूंगा बेटा आपसे ना। अगर ये वाले सरफेस रफ है, अगर बेटा ये वाले सरफेस रफ है, तो बताओ ए वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? तो सोचते बेटा ए वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन कौन लगा रहा होगा? आप बोलोगे सर जिसके साथ कांटेक्ट है वो लगा रहा होगा। कांटेक्ट किसके साथ है? आपको सर बी के साथ है। बी के रेस्पेक्ट में ए किधर जा रहा है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं, बी के रेस्पेक्ट में। बी के रेस्पेक्ट में ए किधर जा रहा है ये मैंने आपको निकालना सिखा रखा है रिलेटिव मोशन के रेस्पेक्ट। रिलेटिव मोशन में बी के रेस्पेक्ट में अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। तो 10 इस तरफ, 2 इस तरफ, 10 इस तरफ, 2 इस तरफ, 10 और 2 का रिजल्टेंट आ गया इस तरफ 8। इसका मतलब इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में इस ब्लॉक के पास वेलोसिटी है इस तरफ, और कितनी है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड। कितनी है ये बात मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये बात है कि किधर है। तो आप बोलोगे सर ए वाले ब्लॉक के पास बी वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है लेफ्ट, तो फ्रिक्शन लग जाएगा राइट। तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा राइट। जो फ्रिक्शन इस पर आगे लगेगा वही फ्रिक्शन बड़ा बी वाले ब्लॉक पर पीछे लगेगा। फेयर इनफ। तो बड़ा हमेशा क्या देखना है? हमेशा 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 रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है। वेलोसिटी नहीं देखनी है, रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है। जो कोई फ्रिक्शन लगा रहा है उसकी रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है वो देखनी है। ठीक है बेटा। जैसे चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं। बेटा मान लीजिए कि आपके पास ये एक ब्लॉक है, ये बड़ा ब्लॉक ए, ये बड़ा ब्लॉक बी। ब्लॉक ए के पास बड़ा वेलोसिटी है इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड। ब्लॉक बी के पास बड़ा इस तरफ वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। बीच वाला जो सरफेस है बड़ा वो आपके पास रफ है, और आपको बड़ा सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी है। मैग्नीट्यूड निकालना तो मैंने आपको सिखाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बड़ा क्या निकालनी है? डायरेक्शन निकाल लेंगे। ए वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन कौन लगा रहा होगा? अरे भाई जिससे कांटेक्ट होगा वो लगा रहा होगा। इसका कांटेक्ट किसके साथ है? बी के साथ है। बी के रेस्पेक्ट में देखो कि ए किधर जा रहा है। वैसे तो ए जो है वो लेफ्ट में जा रहा है, लेकिन बी के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है? तो आपको सिर्फ बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो,
ऐसे ही तो हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते थे। बी की वेलोसिटी को जैसे उल्टा करके जोड़ा, 3b इस तरफ 2b इस तरफ, इसका मतलब बेटा ए के पास वेलोसिटी आ गई है बी के रेस्पेक्ट में, कितनी आ गई है 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी है ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये वेलोसिटी लेफ्ट में है, बी के रेस्पेक्ट में ए के पास वेलोसिटी है लेफ्ट में, तो बी जो होगा वो ए पर फ्रिक्शन लगाएगा राइट में। तो बेटा जी ए पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा राइट में, और उसको मैंने लिख दिया है एफ के, जो एफ के उस पर राइट में, बेटा वही फ्रिक्शन बी पर लेफ्ट में, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, बाय एक्शन रिएक्शन पेयर। आई होप यू बेटा गेट द पॉइंट। चलिए बेटा, हमने कोई बहुत बड़ा काम किया नहीं बेटा, हमने सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन लिखी है, मैग्नीट्यूड वगैरह तो बेटा लिखा ही नहीं है, सब लिख लेंगे बेटा, सब हो जाएगा। काम को अपन ने बांट रखा है, पहले बेटा डायरेक्शन, फिर मैग्नीट्यूड, फिर सवाल। एक बार डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो गया ना बेटा, फिर मेरा तो काम निपट गया कि हाँ मैंने तो कर दिया अपनी तरफ सारा काम, उसके बाद बेटा तुम्हें करना है सब कुछ, तुम देख लेना। चलिए बेटा, एक सवाल, फाइंड डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बेटा नेक्स्ट है फाइंड डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी देखते हैं बेटा, कुछ सवाल है और अरे बेटा सवाल एग्जाम्पल तो ऊपर लिख ही दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास बड़ा सरफेस, सारी सरफेसेस बड़ा रफ है, बड़ा दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी, दिस इज ब्लॉक सी। इसकी वेलोसिटी इस तरफ 1 मीटर पर सेकेंड, इसकी बड़ा वेलोसिटी इस तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, बड़ा सी की वेलोसिटी लेफ्ट साइड 3 मीटर पर सेकेंड। सारी सरफेस रफ है, हर फ्रिक्शन की डायरेक्शन बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा रफ सरफेस, देयर इज अ ब्लॉक, देयर इज अनदर ब्लॉक, देयर इज another block, and there is another block. This is A, this is B, this is C, this is D. It has velocity 2 meter per second. It has velocity 3 meter per second. It has velocity 4 meter per second. And it has velocity 1 meter per second. ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, हमारे पास बड़ा एक डिस्क है, ऐसे बीचों बीच से बड़ा हिंज कर रखी है अपन ने, नीचे बड़ा रफ सरफेस है बेटा, ऐसे टच करता हुआ, नीचे बड़ा हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो इसको यूं टच कर रहा है, और मैं हमने बड़ा इसको ऐसे घुमा रखा है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, यूं घुमा रखा है, यूं घुमा रखा है। ये बड़ा बीचों बीच से हिंज्ड है, कील से ठोक रखा है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी है सब पे, फाइंड डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अभी निकालते। ब्लॉक ए को देखो बड़ा, पहले वाले सवाल में ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन कौन लगा रहा होगा भाई, जिससे कांटेक्ट होगा वो लगा रहा होगा। कांटेक्ट किसके साथ है, आप बोलो सर कांटेक्ट तो इसका बी के साथ है, और बड़ा अगर बी के साथ अगर कांटेक्ट है तो देखो बी के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है, बी के रेस्पेक्ट में ए जा रहा है, किधर बेटा, तो आप बोलोगे बी के रेस्पेक्ट में ए किधर जा रहा है, तो बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो। जैसे जोड़ा, 2 इधर 1 इधर, 2 इधर 1 इधर, रिजल्टेंट विल बी 1 इधर। इसका मतलब ए वाले ब्लॉक के पास बी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी आ गई है इस तरफ। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, एंड दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है लेफ्ट में, तो फ्रिक्शन है राइट में। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बेटा बी वाले ब्लॉक की बात करते हैं, अभी कर लेते हैं। बेटा बी वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन कौन लगाएगा, अरे भाई जिनसे कांटेक्ट होगा। कांटेक्ट किन से है, ए से भी है और सी से भी है। ए किधर लगाएगा, ए किधर लगाएगा उसको फिर से सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बोल देना कि बी ने ए पर लगाया है राइट, तो ए बी पर लगाएगा लेफ्ट। बेटा दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बेटा इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है। और बी पर कौन लगा रहा है, आप बोलोगे सर सी लगा रहा है। अच्छा बेटा सी लगा रहा है, किधर लगा रहा है,
फ्रिक्शन लगा रहा है सी, तो चेक करो कि सी के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है। सी के रेस्पेक्ट में किधर जा रहा है, तो सी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, 3 भी इस तरफ 2 भी इस तरफ। इसका मतलब बी के पास वेलोसिटी है इस तरफ विथ रेस्पेक्ट टू सी। कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि किधर है। आप बोला सर सी के रेस्पेक्ट में बी के पास वेलोसिटी है राइट, तो फ्रिक्शन लग जाएगा लेफ्ट। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। फिर ना बचा कौन? सी। सी पर देखते हैं बेटा, सी पर फ्रिक्शनल फोर्स कौन कौन लगाएगा? अरे भाई जिनसे कांटेक्ट होगा। सी का कांटेक्ट किन किन से है? बी से है और ग्राउंड से है। बी ने सी पर फ्रिक्शन किधर लगाया उसके लिए तुम्हें वापस से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये कहना कि बी पर फ्रिक्शन सी ने लगाया है लेफ्ट, तो बी सी पर फ्रिक्शन लगाएगा राइट। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। लेकिन सी पर एक जना फ्रिक्शन और लगा रहा है बेटा, कौन? ग्राउंड, नीचे वाली सरफेस। नीचे वाली सरफेस के रेस्पेक्ट में इसके पास वेलोसिटी है लेफ्ट, तो फ्रिक्शन लग जाएगा राइट। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन सी ड्यू टू ग्राउंड। और रही बात बेटा ग्राउंड की, तो आप कह सकते हो कि ग्राउंड पर फ्रिक्शन कौन लगाएगा? और जिससे कांटेक्ट होगा, ग्राउंड का कांटेक्ट तो सिर्फ और सिर्फ सी से है। ग्राउंड ने सी पर फ्रिक्शन लगाया है राइट, तो बेटा सी ग्राउंड पर फ्रिक्शन लगाएगा लेफ्ट। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू सी। मचा दी बेटा अपन ने तो, है ना? बिल्कुल बढ़िया। अगला वाला, और कितनी बड़ा बढ़िया बढ़िया वेलोसिटीज दे रखी है अपन ने, ठीक है। चलिए बेटा ए से शुरुआत करते हैं। ए पर फ्रिक्शनल फोर्स किसने लगाया? आप बोलोगे सर जिससे कांटेक्ट है। अरे भाई ए का कांटेक्ट किससे है? बी से। ए का कांटेक्ट है बी से, तो बी फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। बी के रेस्पेक्ट में ए किधर जा रहा है? बी के रेस्पेक्ट में ए जा रहा है किधर? बी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, 3 इधर 2 इधर। बेटा कुल मिलाकर बी के रेस्पेक्ट में ए के पास वेलोसिटी है इस तरफ। कितनी? 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ए के पास वेलोसिटी है बी के रेस्पेक्ट में एंड दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। बेटा वेलोसिटी है लेफ्ट, तो फ्रिक्शन लगेगा राइट। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। बेटा फिर बी पे आओ। बेटा बी पर आओ। बी पर फ्रिक्शन कौन कौन लगाएगा? तुमको से जो कांटेक्ट में है ए और सी। ए के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि ए पर फ्रिक्शन है राइट, तो बड़ा वही फ्रिक्शन बी पर लग जाएगा लेफ्ट। बड़ा दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। और बी पर बड़ा कौन लगा रहा है? आप बोलोगे सी लगा रहा है। सी बी पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा? इसके लिए चेक करो कि सी के रेस्पेक्ट में बी किधर जा रहा है। सी के रेस्पेक्ट में बी किधर जा रहा है, तो सी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दो, 4 इधर 3 इधर। सी के रेस्पेक्ट में बी जा रहा है लेफ्ट। कितने वेलोसिटी से? 1 मीटर पर सेकंड से। तो आप कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी जो है वो है 1 मीटर पर सेकंड, वो भी लेफ्ट में। कितनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि डायरेक्शन क्या है। तो सी के रेस्पेक्ट में बी के पास वेलोसिटी है लेफ्ट, तो बड़ा फ्रिक्शन आएगा राइट। दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। फेयर एनफ। सी पर फ्रिक्शनल फोर्स कौन कौन लगा रहा है? आप बोलोगे सर सी पर फ्रिक्शन फोर्स वो लगाएंगे जिनके साथ कांटेक्ट है। अरे भाई कांटेक्ट किनके साथ है? बी के साथ और डी के साथ। बी की तुम चिंता करने वाले नहीं हो। आप बोलोगे कि सर सी ने बी पर लगाया राइट, तो बी सी पर लगाएगा लेफ्ट। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। बेटा इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट। और बेटा सी पर कौन लगा रहा है? जिसके साथ कांटेक्ट है। कौन बेटा? डी। डी के रेस्पेक्ट में सी के पास वेलोसिटी किस तरफ है? तो आप बोलो सर डी के रेस्पेक्ट में सी के पास वेलोसिटी किस तरफ है? उसके लिए डी की वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ दिया, 4 भी इस तरफ 1 भी इस तरफ। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू डी। दिस इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। बेटा व्हाट्स द वेलोसिटी? इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इंपॉर्टेंट। डी के रेस्पेक्ट में सी के पास वेलोसिटी है राइट, तो बड़ा फ्रिक्शन लग जाएगा लेफ्ट। तो डी ने बड़ा फ्रिक्शनल फोर्स लगाया पीछे की तरफ। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। अब बात आई बेटा डी की कि आखिर डी पर फ्रिक्शनल फोर्स कौन कौन लगाएगा? अरे भाई वो लगाएंगे जिनके साथ क्या है? कांटेक्ट। किन किन के साथ कांटेक्ट है? सी के साथ और ग्राउंड के साथ। सी ने बेटा फ्रिक्शन डी पर किस तरफ लगाया उसके लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें उसके लिए लॉ पता है। लॉ क्या है? न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर डी ने सी पर लगाया है ऐसे, तो सी डी पर लगाएगा ऐसे।
तो बेटा दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी। और डी पर कौन लगा रहा है? ग्राउंड। ग्राउंड तो फिक्स है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बेटा इसके पास वेलोसिटी है लेफ्ट, तो फ्रिक्शन लग जाएगा राइट। बेटा दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन डी ड्यू टू ग्राउंड। बेटा लास्ट में आया ग्राउंड। बेटा ग्राउंड पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? आप बोलो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड का कॉन्टैक्ट तो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ है? डी के साथ है। डी पर फ्रिक्शन लग रहा है राइट, बड़ा फ्रिक्शन लग जाएगा लेफ्ट। दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू डी। बड़ा ये एरो ऐसे है, मेरी तरफ ऐसे है, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा ये हिंज्ड वाला बड़ा देख लेते हैं। अगर आपने इस डिस्क को बीचों बीच से हिंज करके यूं घुमाया, यूं घुमाओगे यूं घुमाओगे यूं घुमाओगे तो सबसे नीचे वाले पॉइंट के पास वेलोसिटी आएगी ऐसे, और ग्राउंड के साथ टच में तो ये है, बड़ा वेलोसिटी आएगी लेफ्ट में तो फ्रिक्शन आएगा राइट में, तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा ऐसे। जो काइनेटिक फ्रिक्शन डिस्क पर आगे बेटा वही काइनेटिक फ्रिक्शन ग्राउंड पर पीछे। बेटा एफ के मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है बेटा। अपने खूब बढ़िया मचा दी है बेटा इस केस में। हम लोगों ने अच्छा केस लिया, तगड़ा केस लिया, ऐसे 3-3, 4-4 ब्लॉक लिए, फिर हमने डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकाली, सॉरी बेटा डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी निकाली। उस डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन बेटा अपन लोगों ने काइनेटिक फ्रिक्शन निकाला। बेटा ऐसे कोई सवाल नहीं आएंगे, ऐसे बेटा कोई सवाल नहीं आएंगे जिसमें से 4-4 ब्लॉक पड़े हों, ठीक है बेटा। अपने तो बेटा वही इक्का दुक्का ब्लॉक पड़े होते हैं, बट स्टिल यू मस्ट नो कि हाउ टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर बेटा हमें आना तो चाहिए ना। नेक्स्ट, अब आप कहोगे सर आप तो मैग्नीट्यूड और बता दो। नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। बेटा नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। डायरेक्शन दोगे बेटा, मैग्नीट्यूड हो गया, फिर यू आर ऑन योर ऑन, फिर तुम खुद करो, ठीक है। मैग्नीट्यूड बेटा ऐसा नहीं कि बेटा मैं उसे प्रूव कर पाऊं, एक्सपेरिमेंटल है एंड इट सेज दैट कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। जिस भी सरफेस पर आप, जिस कॉमन सरफेस पर आप काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, उस कॉमन सरफेस पर जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो उस कॉमन सरफेस पर जो नॉर्मल है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट सेज दैट, ऐसे लिख दो बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ के, चलेगा ना। काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए कॉमन सरफेस is directly proportional to normal force at that common surface। उस कॉमन सरफेस पर, उस कॉमन सरफेस पर जो भी नॉर्मल फोर्स होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिंपल, काफी बड़ा अपना काम चल जाएगा इससे। जैसे मैं अगर कहूं कि बेटा मेरे पास एक m मास का ब्लॉक है, नीचे वाली सरफेस ने इसको पुश किया है ऊपर की तरफ किसी न किसी नॉर्मल से, इसके पास बड़ा वेलोसिटी है आगे की तरफ, तो इस ब्लॉक पर बड़ा पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा and that kinetic friction will be directly proportional to the normal force, and this Fk is directly proportional to normal force, and the value of kinetic friction will be some constant into normal. This constant is known as mu k, या फिर बेटा coefficient of kinetic friction, बेटा it is known as coefficient of काइनेटिक फ्रिक्शन। ऑब्वियस बात है कि बेटा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यूनिटलेस होगा। ये न्यूटन, ये न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन बेटा क्या हो गया? कैंसिल। ये जो बेटा कांस्टेंट है इट इज यूनिटलेस, बेटा जी इट इज डायमेंशनलेस। बेटा ना तो इसकी कोई यूनिट होगी बेटा, ना इसकी कोई डायमेंशन होगी। हाँ ये बात जरूर है कि बेटा म्यू के की जो वैल्यू है बेटा हमेशा वो 0 या 0 से ज्यादा होगी।
जीरो अगर हो गई इसका मतलब बेटा सरफेस स्मूथ है, बाकी बेटा रफ सरफेस, जितनी ज्यादा रफ सरफेस होगी बेटा म्यू के की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। भाई कितना काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ये इस बात पर भी तो डिपेंड करना चाहिए ना कि सरफेस कितनी ज्यादा रफ है। तो सरफेस कितनी ज्यादा रफ है इस बात को ये टर्म अपने अंदर छुपा के बैठी है, कौन? म्यू के। अब सरफेस जितनी ज्यादा रफ होगी उस सरफेस का म्यू के उतना ही ज्यादा होगा। तो आप कह सकते हो कि बेटा अगला पॉइंट ऊपर ले दो, ऐसे ऊपर ऐसे, जितनी ज्यादा बेटा सरफेस में रफनेस होगी म्यू के की बेटा वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हमारी सरफेस स्मूथ ही हुई बेटा उस केस में तो आप जानते हो कि बेटा म्यू के की वैल्यू 0। ठीक है बेटा, वो तो बेटा न्यूटन्स लॉ के हर सवाल में स्मूथ थी तो म्यू के 0 था, तो बेटा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन 0 था। इस बार बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। बेटा किसी किसी बुक में हो सकता है कि ऐसा लिखा हो कि म्यू के की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। म्यू के की लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं कि बेटा वो 1 से छोटी होनी चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। और किस पर डिपेंड करेगा? ऑफ कोर्स सरफेसेस इन कांटेक्ट, जो सरफेसेस कांटेक्ट में है उन पर डिपेंड करेगा बेटा। इट इज ऑब्वियसली प्रॉपर्टी ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट, जो सरफेसेस बेटा कांटेक्ट में है उनकी प्रॉपर्टी है। हमें अक्सर सवाल में दे रखी होगी, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा मैं यहां से बोलना चाहूंगा कि इस ब्लॉक पर कुल मिलाकर कौन से फोर्स लगे। अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसके पास बड़ा वेलोसिटी आगे की तरफ है तो ग्राउंड इसको पुश कर रहा है ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स से और पीछे की तरफ खींच रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन से, जिसकी वैल्यू है म्यू के, ओ सॉरी बेटा, इनटू नॉर्मल। जो नेट कांटेक्ट फोर्स है इट विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज द नेट कांटेक्ट फोर्स। नेट कांटेक्ट फोर्स विल बी अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस एफ के स्क्वायर। बेटा n को आप कॉमन निकाल लो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू के स्क्वायर। यही नहीं बेटा, मैं चाहूं तो बेटा ये हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल सकता हूं। बेटा लैम्डा से रिप्रेजेंट किया था अपन इसको, किसी से भी कर सकते हो, लैम्डा से, फाई से, थीटा से। बेटा मैंने लैम्डा लिख दिया तो लिख दिया, ठीक है। मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो आप बोलोगे सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन is basically lambda and lambda is tan inverse of क्या बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा परपेंडिकुलर है काइनेटिक फ्रिक्शन जिसकी वैल्यू है म्यू के इंटू एन, बेस है बेटा नॉर्मल, नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू आ गई है tan इनवर्स ऑफ म्यू के। ये बेटा हमारे पास पूरी कहानी आ गई है काइनेटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड को लेकर। तो अब हमें काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी पता है, काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी पता है। अब बेटा मैं आप लोगों पर काम छोड़ सकता हूं बड़े आराम से कि बेटा बताओ क्या क्या डायरेक्शन होगी, फिर क्या क्या एक्सेलरेशन होगा, क्या रिटार्डेशन होगा, किधर जाएगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सारी बातें आप पर छोड़ी जा सकती हैं। आई होप सो। तो चलिए बेटा मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ एक काम है और वो है सवाल। मेरे पास अब कोई काइनेटिक फ्रिक्शन की थ्योरी लायक कोई और बात बेटा नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स है। एंड यू नो इट वेरी वेल बेटा, प्रॉब्लम्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ही है प्राइम, तो बाकी तो ठीक है बेटा। जैसा स्प्रिंग फोर्स था, नॉर्मल फोर्स था, mg था, टेंशन था बेटा, वैसे एक नया फोर्स आ गया, कौन सा बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन। उसका डायरेक्शन पता है, मैग्नीट्यूड पता है, हम सारे काम बड़े आराम से कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। चलिए बेटा आसान सवाल से ही शुरुआत कर रहा हूं बेटा, धीरे धीरे बेटा अपन अपनी औकात बढ़ाएंगे। ठीक है, आपके पास बेटा एक रफ सरफेस, इस रफ सरफेस पर ऊपर एक ब्लॉक, ब्लॉक का मास बेटा मेरे पास m है। ब्लॉक और इस रफ सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा म्यू के है। t इज इक्वल्स टू 0 पर बेटा ब्लॉक को हमने यहां से सामने की तरफ बेटा किसी इनिशियल वेलोसिटी u से पुश किया, इनिशियल बेटा वेलोसिटी u से पुश किया। जैसे बेटा आपने इस फोर्स को u वेलोसिटी से पुश किया बेटा ब्लॉक जाना चाहेगा आगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे। वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगातार इसकी वेलोसिटी घटाएगा 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 घटाएगा, कहीं ना कहीं जाकर बेटा इस ब्लॉक की वेलोसिटी हो जाएगी 0। जैसे ही वेलोसिटी 0 हुई बेटा वैसे ही हम जानते हैं कि बेटा ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगना बंद। सर बंद क्यों? बेटा बंद इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन चाहता क्या था?
फ्रिक्शन का तो एम ही ये था कि कोई रिलेटिव मोशन ना हो, और फाइनली फ्रिक्शन अपने उस एम में सक्सेसफुल हो गया, उसने किसी तरह से उस ब्लॉक को रोक दिया। अब एक बार जब ब्लॉक रुक गया बड़ा, फिर हम जानते हैं कि सरफेस के रेस्पेक्ट में ना तो ब्लॉक के पास वेलोसिटी है, ना सरफेस के रेस्पेक्ट में ब्लॉक के पास कोई वेलोसिटी की कोशिश है, तो ऑफ कोर्स बड़ा फ्रिक्शन कोई जरूरत है ही नहीं, और फ्रिक्शन नहीं लेगा बड़ा, ब्लॉक आपका रेस्ट पे आ जाएगा। तो बड़ा चलते 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 किसी टाइम टी पर हमारा जो बड़ा ब्लॉक है बड़ा, वो फाइनली किसी टाइम टी पर बड़ा उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाएगी। तब तक बड़ा ब्लॉक का सामने की तरफ कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बड़ा, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इज एस। सारे काम सीक्वेंस वाइज हैं, मैं आपसे करवा रहा हूं, बिल्कुल जिस सीक्वेंस में मैं कहूं एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस में काम करना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। सबसे पहला ड्रॉ एफबीडी ऑफ ब्लॉक, apply Newton's law and find acceleration of block। ठीक है ना? Find the time when block stops, बड़ा लास्ट। Find the distance traveled by block before it stops। रुकने से पहले बेटा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, सब कर लेंगे बंदा। सबसे पहले बेटा इस एम मास के ब्लॉक की एफबीडी, सबसे पहले बड़ा इस एम मास को नीचे की तरफ बड़ा अर्थ पुल कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, जिसकी वैल्यू है mg। उसके कारण ही ब्लॉक आना चाहेगा नीचे, लेकिन सरफेस आने नहीं देगी, सरफेस इसको पुश करेगी ऊपर की तरफ किसी न किसी फोर्स से। नीचे वाली सरफेस जिस फोर्स से पुश करती है बड़ा, दैट फोर्स इज योर नॉर्मल फोर्स। वेलोसिटी है आगे, तो पक्की बात है कि काइनेटिक फ्रिक्शन है पीछे, और उस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम जानते हैं कि दैट इज म्यू के इनटू नॉर्मल। फिर ठीक है बेटा, मचा रखिए। वर्टिकल डायरेक्शन में अगर देखें तो बड़ा हम जानते हैं कि ना तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना नीचे, तो नॉर्मल मस्ट बी इक्वल्स टू mg। नॉर्मल की वैल्यू अगर mg है तो पीछे की तरफ लगने वाला जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू आ गई है म्यू के इंटू नॉर्मल, दैट इज म्यू के इंटू mg। मेरी बात का गलत अर्थ मत निकालना, मैंने आपको फॉर्मूला ये सिखाया है, ये इसके बराबर इसलिए हो गया क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू mg है, जो अक्सर होती भी है। अगर मान लो बेटा कोई और केस हुआ तो नहीं होगी, बड़ा मान लो कि इंक्लाइन प्लेन वगैरह हुआ नहीं होगी, ऐसे कोई फोर्स लगा दिया बेटा और तब नॉर्मल mg के बराबर नहीं होगा। नॉर्मल अगर mg के बराबर है तब बेटा इसको बराबर लिख दो। फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, इसको बैलेंस करने के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो जरूर बड़ा पीछे की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा। पहला वाला सवाल हो गया, एफबीडी आ गई है। दूसरा वाला सवाल है कि बेटा न्यूटन लॉ लगाएं और एक्सेलरेशन निकालें। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जरूर एक्सेलरेशन है, वो भी पीछे की तरफ। हमें न्यूटन लॉ लगाना आता है, पीछे की तरफ फोर्स है, बेटा बोलिए पीछे की तरफ फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू के इनटू mg, that is equals to m into m। बेटा कैंसिल एक्सेलरेशन, और इवन बेटर वर्ड्स आई कुड से कि रिटार्डेशन इज म्यू के इंटू जी। बेटा दिस इज योर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। Is this acceleration constant? You could say yes, of course this acceleration is constant, and if this acceleration is constant, बेटा क्या हमने जो फॉर्मूले याद कर रखे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, v is equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, v square equals to u square plus 2 into a into s, क्या सारे के सारे फॉर्मूले वैलिड है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बेटा लगा दो। रुकने में कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे सर फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, किसी एक डायरेक्शन को प्लस किसी एक डायरेक्शन को माइनस। बेटा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बेटा व्हाट्स द फाइनल वेलोसिटी? 0। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? u। बेटा व्हाट्स द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज माइनस म्यू के इनटू जी। आई होप यू गेट द पॉइंट। बेटा मैंने माइनस क्यों लिखा? इस साइड को प्लस इस साइड को माइनस, एक्सेलरेशन बेटा पॉजिटिव में नहीं है नेगेटिव में है। टाइम की वैल्यू बड़े आराम से हमारे पास आ गई बेटा, दैट इज u अपॉन
म्यू के जी। दिस इज योर आंसर। लास्ट बेटा, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है ब्लॉक ने रुकने से पहले? आपको सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। और रुकने से पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, उसके लिए मेरे ख्याल से बेस्ट इक्वेशन होगी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। बेटा जानते हो ना क्यों? फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज नॉट म्यू के जी, दैट इज माइनस म्यू के जी इंटू डिस्प्लेसमेंट बेटा एस की बेटा वैल्यू आ गई है यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स म्यू के जी। कोई बच्चा कहते हैं सर एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा दूं? हाँ बेटा लगा दो, टी तो निकाल चुका है, यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते। चलिए बेटा आगे चलते हैं, समझ गए इस बात को बेटा? दिस इज हाउ वी अप्लाई न्यूटन्स लॉ इन दिस केस। चलिए बेटा नेक्स्ट इज बेटा सिचुएशन थोड़ी चेंज करते हैं और बेटा सारा काम बढ़िया से करने की कोशिश करते हैं। चलिए बेटा एक सवाल है बेटा, थोड़ा बड़ा है, आराम आराम से करें। मैं ये मान के चल रहा हूँ मैं 2 सवाल को मिलाकर एक सवाल बना रहा हूँ, ठीक है? तो करते हैं, है ना? बिल्कुल बढ़िया से इत्मीनान से, अपन थोड़ा खाली लोग हैं, सब कर लेंगे अपन। हमारे पास बेटा ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये बेटा एक इंक्लाइन प्लेन, फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है। इस इंक्लाइन प्लेन और इस पर रखे हुए ब्लॉक के बीच में बेटा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है और हमें ये दिया हुआ है कि tan थीटा की जो वैल्यू है बेटा वो म्यू के से बड़ी है। ये गिवन है। सर क्यों गिवन है? देखेंगे बेटा सवाल करते करते शायद कोई ना कोई कारण हो। देखिए सबसे नीचे से बेटा मैंने एक m मास के बेटा ब्लॉक को, ठीक है, m मास के ब्लॉक को t इज इक्वल्स टू 0 पर ऐसे फेंक दिया है बेटा u से। u से बेटा फेंक दिया, बेटा ब्लॉक जाएगा, जैसे जाएगा इस फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में फ्रिक्शन लगेगा पीछे। वो फ्रिक्शन पीछे की तरफ, m जगह कंपोनेंट पीछे की तरफ, लगातार इसकी वेलोसिटी घटेगी 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 घटेगी, कहीं ना कहीं बेटा जाकर उसकी वेलोसिटी क्या जाएगी 0 फॉर ए मोमेंट, एक मोमेंट के लिए, फिर वापस भी आएगा। वापस आना बात की बात है बेटा, पहले सिर्फ और सिर्फ जाने की कहानी देखते हैं, सिर्फ जाने की कहानी, ठीक है ना? आप लोगों से सारा सवाल बन पाए इसलिए मैं डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ रहा ना, मैं डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, मैं पार्ट्स में पूछ रहा हूं जिससे तुम लोग कर लो। मैं डायरेक्ट ना पूछ रहा बेटा, बिल्कुल पार्ट्स में, पहले ये फिर ये फिर ये, ऐसा पूछूंगा ना तो मुझे लगता है कि तुम्हारा आखिरी आंसर बड़े आराम से पहुंच जाएगा। सबसे पहले बेटा ड्रॉ FBD ऑफ ब्लॉक। बेटा ब्लॉक की FBD बना और कुछ मत कर। दूसरा बेटा अप्लाई न्यूटन्स लॉ एंड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। सॉरी बेटा सी के बेटा अगला फाइंड टाइम ऑफ असेंट। बेटा असेंट शब्द याद ना, मैंने आपको पहले बता रखा है। टाइम ऑफ असेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आने का टाइम। फेयर एनफ। लास्ट बेटा फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड while ascending। बेटा ऊपर जाते वक्त बेटा तुमने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, बेटा कितने डिस्टेंस ट्रेवल की है। हालांकि बेटा हाइट ही पूछ सकता हूं, लेकिन तुम जानते हो अगर ये L आएगा तो ये L साइन आएगा, एक ही बात है बेटा। मान लो ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, आंसर आ गया L और कोई पूरी हाइट क्या होगी, हाइट होगी L साइन। तो चाहे ये पूछो एक ही बात है, ये आ गया तो ये भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। तो जिस सीक्वेंस में सवाल लिखा है उस सीक्वेंस में सवाल करें बेटा, पॉज कर लें वीडियो को और जिस सीक्वेंस में लिखा है वैसे वैसे बड़े आराम से चारों सवालों करो। मुझे लगता है कि तुम लोगों से हो जाएंगे यार, ठीक है ना? मैं तो कर रहा हूं, करो, ठीक है ना? इस m मास के ब्लॉक पर कौन सा फोर्स? सबसे पहले बेटा m मास के ब्लॉक पर अर्थ पुल कर रही है। ओ प्यारे बच्चों, m मास के ब्लॉक को कितने फोर्स से पुल कर रही है? mg से। ब्लॉक के पास बेटा वेलोसिटी है ऐसे, मान लेते बेटा किसी इंस्टेंट पर v है
सरफेस बेटा नॉर्मल लगाएगा ऐसे, इस नॉर्मल की बेटा वर्टिकल से क्या क्या डायरेक्शन होगी मेरे बच्चों को पहले से पता है। एक फोर्स मिस हो गया बेटा अपन से, कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। कितना? आप बोलोगे सर फिक्स सरफेस के रेस्पेक्ट में ब्लॉक के पास वेलोसिटी है अप द इंक्लाइन, तो सरफेस के पास बड़ा वेलोसिटी है अप द इंक्लाइन, तो बड़ा फ्रिक्शन लगेगा डाउन द इंक्लाइन। कौन सा फ्रिक्शन बेटा, काइनेटिक या स्टैटिक? आप बोलो सर कैसी फालतू बातें कर रहे हो, काइनेटिक लगेगा, हेडिंग काइनेटिक है। हाँ बेटा हेडिंग तो काइनेटिक है ही है, लेकिन आपको ये पता है कि बेटा यहां पर रेस्ट पे नहीं है, मोशन है। जब भी रिलेटिव मोशन होगा बेटा फ्रिक्शन कौन सा लाएगा? काइनेटिक लाएगा। ठीक है बेटा, हमने काफी हद तक बातें निपटा दी हैं। अब आराम से सारा का सारा जो मोशन है बेटा वो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, तो इसलिए बेटा सारे सारे कंपोनेंट्स लीजिए इंक्लाइन प्लेन के अलोंग और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। मेरे बच्चों को बेटा हल्का फुल्का काम तो आता ही बेटा, कितनी बार बता चुका हूं, ये वाला एंगल थीटा, तो बेटा ये वाला एंगल भी थीटा। एम जी का इस तरफ कंपोनेंट आएगा प्यारे वाले बच्चों, क्या कंपोनेंट आएगा? एम जी कॉस थीटा। ये वाला कंपोनेंट अगर एम जी कॉस थीटा आएगा तो मेरे बच्चों अलोंग द इंक्लाइन कितना आएगा? आप बोलो सर अलोंग द इंक्लाइन हमें याद है, नहीं याद है तो हम निकाल भी सकते हैं। इस तरफ वाला एम जी कॉस थीटा, तो ये वाला एम जी साइन थीटा। बड़ा अच्छी बात है। बताओ बेटा न्यूटन्स तो लगाओ परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाओ बच्चों। बताओ बेटा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्लॉक इधर जा रहा है या इधर जा रहा है? आप बोलोगे सर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो आप भी, ना तो ब्लॉक यूं जा रहा है ना ब्लॉक यूं जा रहा है। इस तरफ तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और अगर इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो दिस इक्वल टू दिस। ठीक है बेटा, तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन में बड़ा बड़े आराम से इक्वेशन आ गई है, नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। प्यारे वाले बच्चों दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। फेयर इनफ यार, अब तो काइनेटिक फ्रिक्शन लिख देंगे, नॉर्मल पता लग गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन लिख देंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू के इनटू नॉर्मल। म्यू के इनटू एम जी नहीं सिखाया, म्यू के इनटू नॉर्मल सिखाया है। और नॉर्मल कितना है? एम जी है क्या? नहीं नहीं, नॉर्मल एम जी नहीं है, नॉर्मल की वैल्यू तो एम जी कॉस थीटा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई है म्यू के एम जी कॉस थीटा। चलिए बेटा अब अगला न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ अलोंग इंक्लाइन प्लेन। बेटा मुझे लगता है कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग दो फोर्स हैं। कौन सा फोर्स है? आप बोलोगे सर एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन, और दोनों किस तरफ है? डाउन द इंक्लाइन। बेटा इसको बोलते हो अप द इंक्लाइन, इसको बोलते हो डाउन द इंक्लाइन। दोनों फोर्स डाउन द इंक्लाइन, तो एक्सेलरेशन भी तो डाउन द इंक्लाइन। ये एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना है? न्यूटन्स लॉ। इस तरफ बोलिए बेटा कितना फोर्स है? इस तरफ फोर्स है एम जी साइन थीटा प्लस म्यू के mg cos theta, and that must be equals to mass into acceleration. This is my equation number 1। m बड़ा गायब, और इन सबको गायब करते ही मेरे बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। बेटा बताना कितनी आ गई? ब्लॉक के पास बेटा अगर वेलोसिटी है ऊपर की तरफ तो एक्सेलरेशन आ गया है नीचे की तरफ। g बेटा बाहर साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। बड़ा ही एक्सेलरेशन आ गया, बढ़िया यार। भगवान की कृपा से एक्सेलरेशन अगेन कांस्टेंट आ गया है। जी कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, म्यू के कांस्टेंट, सब कांस्टेंट। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी बेटा वैसे की वैसे वैलिड है। अगर हमें कोई टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट पूछता तो हम बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। बेटा यूं चलते 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 बेटा आप समझ गए इस बात को, वेलोसिटी अप द इंक्लाइन है, एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन है। लगातार वेलोसिटी घटेगी 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 घटेगी, कहीं ना कहीं जाकर बेटा इस ब्लॉक की फाइनल जो बड़ा वेलोसिटी है बेटा दैट विल बिकम जीरो। एंड इफ द फाइनल वेलोसिटी इज जीरो वी कुड इजीली से कि बेटा बेस्ट इक्वेशन सिर्फ टाइम निकालना बेटा ऊपर जाने का। अगर ये t इज इक्वल्स टू जीरो है तो बेटा ये t इज इक्वल्स टू टी ए है। बेटा आपको अगर सर फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी बेटा u, बेटा मैं इस तरफ प्लस ले रहा हूं, इस तरफ माइनस ले रहा हूं, प्लस एक्सेलरेशन। सॉरी बेटा एक्सेलरेशन ये नहीं लिखूंगा, एक्सेलरेशन लिखूंगा माइनस ऑफ। बेटा माइनस क्यों? नीचे की तरफ वाले को माइनस लिखना है। माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इनटू टी। बेटा टाइम ऑफ असेंट बड़े आराम से आ गया है यू अपॉन बेटा क्या? जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा।
बेटा दिस इज अवर टाइम ऑफ असेंट। सर ये वाला डिस्प्लेसमेंट और लिख देना तो मजा सा आ जाएगा। हाँ बेटा आ जाएगा मजा, क्यों नहीं आ जाएगा। अगर ये वाला डिस्प्लेसमेंट लिखना है बेटा, अगला सवाल ये तो है बेटा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, बेटा ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालने का सबसे जुगाड़ क्या रहेगा। आप बोलो सर एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ यूटी स्क्वायर लगा दो, यहाँ से अंदर का सर टाइम भी तो पता ही है। हाँ बेटा बिल्कुल पता है, टाइम निकाल लिया, लगा सकते हैं। नहीं मेरे ख्याल से बेटा बेटर इक्वेशन ये होगी कि वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। फाइनल वेलोसिटी 0 तो 0 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u प्लस 2 टाइम्स बेटा व्हाट्स द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज दिस बेटा विथ प्लस और माइनस। आप बोलो सर ऐसे है, इधर की तरफ माइनस है तो माइनस लगा दो बेटा, माइनस ऑफ बेटा क्या g साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा बड़े आराम से हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया बेटा, बोलना कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया है u स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। ये बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। सारा सवाल कर लिया बेटा मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। अब एक तरह से सवाल का अगला पार्ट बेटा, अच्छा बेटा एक बात मैं बोलना भूल गया, हो सकता है बेटा शीट में कहीं ना कहीं सवाल ये पूछ रखा हो कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द ब्लॉक, तो मुझे वापस से कराने की जरूरत नहीं ना बेटा, हाइट मतलब ये पूछ रखा है तो बेटा अगर ये एस है तो बेटा ये एस का साइन थीटा है, तो कहीं बेटा हाइट वाइट पूछ रखी हो तो मेरी जान मत खाना बेटा, वापस से ठीक है हो जाना चाहिए। ठीक चलिए बेटा आगे चलते हैं। इसी का बेटा मैं एक दूसरा पार्ट, इसी कहानी को थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी बेटा सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाने वाला मामला देखा, अब देखते हैं कि नीचे आते वक्त क्या होगा। नीचे आते वक्त क्या होगा उसके लिए बेटा मैं नया डायग्राम बना रहा हूं, तुम भी हो सके तो नया डायग्राम बना सकते हो और नया एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है ना। अब कहानी ऐसी है, ये बेटा आपका इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल थीटा, इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक के बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा म्यू के, और मेरे ख्याल से अपन ने लिखा था tan थीटा शुड बी मोर देन म्यू के। अब बड़ा ब्लॉक सबसे ऊपर पहुंच गया है और ऊपर पहुंचने पर बड़ा इसकी वेलोसिटी हो गई है 0, बड़ा यहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई है 0 और यहां वाले टाइम को बड़ा मैंने एक बार t इज इक्वल्स टू 0 लिख दिया, चलेगा ना बड़ा। इस बार मैं यहां पर t इक्वल टू 0 लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। बड़ा ब्लॉक लगातार नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा, कभी ना कभी बड़ा यहां भी पहुंचेगा। वो बड़ा वहां से नीचे आने का जो टाइम है बड़ा इसे आप टाइम ऑफ डिसेंट कह सकते हो टी। और ये वाला डिस्प्लेसमेंट मेरे बच्चे शायद बड़ा पहले से निकाल चुके हैं। बड़ा बताओ ऊपर जाने का बड़ा टाइम बड़ा सॉरी डिस्टेंस हमने निकाली थी शायद, बड़ा कितनी निकाली थी, यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। बढ़िया है बेटा, अच्छा काम बेटा, मुझे तो बढ़िया लग रहा है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट बेटा, हमने पहले वाले सवाल में सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाने की कहानी देखी, अब बेटा मैं नीचे आने की कहानी देख रहा हूं। मैंने बेटा इस बार यहां पर t इक्वल टू 0 बोल दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन कन्वेंशन प्लस माइनस चाहो तो पुराने वाले यूज कर सकते हो, चाहो तो वापस से प्लस माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, प्लस माइनस हमारी मर्जी है बेटा। खैर वो तो बात की बात है। पहला बेटा ड्रॉ FBD ऑफ ब्लॉक, बेटा बना देना बेटा, वही कहानी यार, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, न्यूटन से लगाना बेटा, एक्सेलरेशन निकाल लेना। फाइंड टाइम ऑफ डिसेंट, बेटा टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आने का टाइम कितना होगा बेटा। लास्ट फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक when it reaches the base, बेटा सबसे नीचे पहुंच जाएगी तब बेटा इस ब्लॉक की स्पीड कितनी आएगी, सब कर देंगे। सबसे पहला काम बेटा FBD बनाओ, अभी बनाते हैं बेटा। ये आपका इंक्लाइन प्लेन, ये बेटा m मास का ब्लॉक, कौन से फोर्स, सबसे पहले बेटा नीचे की तरफ mg, ये बेटा इस इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल, ये जो नॉर्मल होगा बेटा ये वर्टिकल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा
लेट्स स्टार्ट दिस एंगल इज थीटा। और क्या कहानी है, फ्रिक्शन भी लगेगा। सर फ्रिक्शन कैसे लगेगा, तो रेस्ट पे है, बताता हूँ बेटा, बताता हूँ, सुनो। एम जी के बेटा दो कंपोनेंट आएंगे, मेरे बच्चे तो जानते हैं बेटा कौन से कंपोनेंट आएंगे, बेटा लिखते लिखते बोर हो गया वो तो, कि सर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन आएगा एम जी कॉस थीटा, और अलोंग द इंक्लाइन प्लेन आएगा एम जी का साइन थीटा। अच्छी बात बेटा। अब इस एम जी साइन थीटा के कारण ये ब्लॉक चलना चाहेगा नीचे, ये अगर चलना चाहेगा नीचे तो पक्की बात है कि इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर। बेटा ये मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग सकता है, डायरेक्ट लिख दो बेटा आप, मेरे ख्याल से मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है म्यू के इनटू नॉर्मल। मेरे बच्चे कहेंगे सर वापस से नॉर्मल की इक्वेशन लिखकर हमें बोर ना करें, हम जानते हैं कि नॉर्मल की वैल्यू होगी एम जी कॉस थीटा और म्यू के एम जी कॉस थीटा। अब ये जो ब्लॉक है बेटा, इस पर डाउन द इंक्लाइन फोर्स है एम जी साइन थीटा और अप द इंक्लाइन है म्यू के एम जी कॉस थीटा। मुझे पता है कि ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से बड़ा है। सर कैसे पता है बेटा, ऐसे पता है कि सवाल में दिया हुआ है कि tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू के, इट मीन्स दैट साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज ग्रेटर देन म्यू के, इट मीन्स दैट sin theta is greater than mu k cos theta, it means that mg sin theta is more than mu mg, इधर लिखूं, this is more than this, if this force is more than this of course the block is going to move, और बड़ा ब्लॉक अगर मूव करेगा तो ना काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे की तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन को रोकना चाहेगा, वो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला फोर्स बड़ा है, ये वाला फोर्स छोटा है, ब्लॉक तो नीचे आएगा। काश मैं ये एक्सप्रेशन बता दूं बच्चों, मैंने मोस्टली काम हो गया, एफबीडी बन गई है। एक्सप्रेशन निकालने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूटन्स लॉ लगाने की जरूरत है। एक लाइन का तो न्यूटन्स लॉ है, इस तरफ तो तू न्यूटन्स लॉ लगा चुका है, तूने कहा कि सर इस तरफ कोई एक्सप्रेशन नहीं है, दिस इक्वल्स टू दिस, इस तरफ मैं जानता हूं कौन सा फोर्स है, बड़ा बताना। नीचे की तरफ फोर्स कितना है, मेरे बच्चे बोले सर नीचे की तरफ है एम जी साइन थीटा, अप द इंक्लाइन है म्यू के एम जी कॉस थीटा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास से मास कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। दिस इज माय एक्सेलरेशन। पूरे रास्ते बड़ा एक्सेलरेशन इतना है और ये एक्सेलरेशन बड़ा पूरे रास्ते कांस्टेंट है। सर कांस्टेंट है, मुझे यहां से तक का टाइम चाहिए, बड़ा टाइम चाहिए। डिस्प्लेसमेंट तेरे को पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम निकालना। बेस्ट इक्वेशन कौन सी होगी बेटा, तुम बोल रहे हो सर एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ इट, इसका बेटा लगा देंगे और बेटा किसी एक साइड को प्लस और किसी एक साइड को माइनस बोलना चाहो तो पुराने वाले बोल सकते हो, लेकिन बेटा ठीक है तो नया सवाल है फिर से बोल दो। तो मैंने बोल दिया कि चलो बेटा इधर प्लस बोल देते हैं, इधर माइनस, मर्जी बेटा अपनी। तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट बेटा बोलना कितना डिस्प्लेसमेंट है, यू स्क्वायर अपॉन बेटा बोलना 2g साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा, एस इक्वल्स टू बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन। बेटा बच्चे क्या एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इनटू टाइम का स्क्वायर। कोई बच्चा जिद ही कर ले कि सर मैं ना ले रहा ये वाले प्लस माइनस, सर मैं तो वही लूंगा जो एक्चुअल पहले वाले पार्ट में थे, सर ऊपर प्लस और नीचे माइनस, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगर तूने नीचे माइनस ले लिया तो तेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में आएगा, तो माइनस लगा देना। एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है बेटा, नीचे की तरफ तो माइनस मान रखा होगा तो बेटा यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ माइनस बेटा क्या जाएगा कैंसिल, टाइम बेटा वापस वही आएगा। तो मर्जी बेटा हो तो अपनी, मैं आपको कितनी बार करके दिखा चुका हूँ बेटा, साइंस से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए बेटा। टाइम ऑफ डिसेंट आ गया है बेटा, सवाल की जगह लिख दो क्या आंसर। चलिए बेटा ये मिटा दो, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है बेटा। बोलो टाइम ऑफ डिसेंट कितना आ गया बेटा, मेरे ख्याल से टाइम ऑफ डिसेंट आ गया है बेटा, कितना आ गया बेटा, हाफ से हाफ कैंसिल बेटा, u बाई जी अंडर रूट ऑफ बेटा क्या साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा इनटू बेटा रूट में ही साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। बेटा टाइम ऑफ डिसेंट आ गया। टाइम ऑफ डिसेंट जो है बेटा वो टाइम ऑफ असेंट से बड़ा आ रहा है बेटा, बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है बेटा।
बेटा याद करो टाइम ऑफ असेंट कितना आया था, टाइम ऑफ असेंट बेटा मेरे ख्याल से आया था u/g साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। अगर मैं टाइम ऑफ असेंट अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट अगर ये रेशियो निकालूंगा u/g बेटा गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास बेटा आंसर आएगा रूट ऑफ, बेटा ये रूट ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक बेटा गायब हो जाएगा और बेटा मेरे ख्याल से आ जाएगा आंसर ये लो बेटा, ये रेशियो आएगा बेटा, ये रेशियो आएगा बेटा टाइम ऑफ असेंट का और टाइम ऑफ डिसेंट का। एंड एज यू कैन सी दैट कि बेटा दिस रेशियो इज लेस देन 1, इट मींस दैट टाइम ऑफ असेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। ऊपर जाने का टाइम कम है, नीचे आने का टाइम ज्यादा है। बढ़िया है बेटा। इस तरह काम बेटा आप लोगों ने काइनेमेटिक्स में भी किया था, एक एयर रेजिस्टेंस वाला सवाल किया था बेटा, बॉल ऊपर फेंकी थी बेटा, फिर वापस नीचे आई थी। ऊपर जाने का टाइम कम था, नीचे आने का टाइम ज्यादा है। अब भी बेटा ऊपर जाने का टाइम कम है, नीचे आने का टाइम ज्यादा है। ये बेटा अपना आंसर है। चलिए बेटा आगे चलते हैं बेटा। अच्छा बेटा लास्ट सवाल, यहां पर जब ब्लॉक पहुंचेगा तो उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी? सर वापस यू होगी क्या? नहीं बेटा, सर आपने तो कहा था कि बॉल यू जाकर वापस नीचे आती तो जितनी स्पीड से जाएगी उतनी स्पीड से आएगी। बेटा जितनी स्पीड से जाएगी उतनी स्पीड से आएगी, ये सिर्फ तब था जब पूरे रास्ते एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब बेटा पूरे रास्ते एक्सेलरेशन सेम नहीं है, जाते वक्त एक्सेलरेशन अलग है, आते वक्त एक्सेलरेशन अलग है। अब बेटा स्पीड वो नहीं होगी, उससे कम होगी। सर मुझे ये वाली स्पीड निकालनी है, बेटा निकाल ले, v = u + at लगा दे। यहाँ से तक टाइम तेरे को पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, वेलोसिटी निकाल ले। ये बेटा v² = u² + 2 × a × s लगा दे, जो तेरा मन करे वो कर ले। मेरे पास आ गया फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बेटा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। कितना था बेटा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन? g sin थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा डिस्प्लेसमेंट इज u² अपॉन 2g sin थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। बेटा तेरा 2g निपट गया। बेटा v की वैल्यू आ गई है u टाइम्स √ साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा अपॉन बेटा जी साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। ये बेटा आपके पास स्पीड है। जाते वक्त जितनी स्पीड थी बेटा उससे बेटा आने वाली स्पीड कम है। बेटा चेक कर लो, ये वाला जो फ्रैक्शन बेटा 1 से छोटा आएगा तो v इज लेस देन u। आने वाली जो स्पीड है बेटा वो जाने वाली स्पीड से कम है। जितनी स्पीड से फेंका था उतनी स्पीड से आया नहीं बेटा, उससे कम स्पीड से आया, उससे बेटा कम स्पीड से आया। ठीक है ना, इतना तो कर ही सकते बेटा, उससे कम स्पीड से बेटा इस तरह से बेटा दिस इज v इज लेस देन u। अच्छा बेटा एक बात और बोलूं, अगर मान लो कि ये सरफेस स्मूथ होती तो आपका म्यू के 0 आता है कि नहीं? अगर म्यू के तुम 0 रखो ना तो बड़ा ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कितना आ गया? 1। इसका मतलब टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। स्मूथ सरफेस पर तो जाने का टाइम और आने का टाइम सेम होना भी चाहिए था, है भी। यहाँ बेटा अगर मैं म्यू के को 0 रख दूँ अगेन बेटा आ जाएगा v = u। जितनी स्पीड जाते वक्त उतनी स्पीड ही आते वक्त। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, अभी बेटा कहानी में और बहुत सारी बातें हैं, सबको देखते बेटा। अपन टफ सवाल थोड़ा और बहुत सारे कर सकते हैं, करेंगे यार ना, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि बेटा आप समझ तो रहे हो, तो इस बात का थोड़ा फायदा उठाकर बेटा आपसे 1-2 बातें और पूछते हैं, मस्त मस्त, है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट इज, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है बेटा। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये इंक्लाइन प्लेन, इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल है बेटा आपका 53। ठीक है ना। अब कहानी ऐसी है कि आपके पास बेटा 2 ब्लॉक्स हैं,
आस पड़ोस में बेटा 2 ब्लॉक्स पड़े ऐसे बेटा, ये वाला 10 kg, ये A, ये बड़ा 5 kg, ये बड़ा B, टच कर रहे हैं बेटा बीच से। A और इंक्लाइन प्लेन के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा वो 0.8 है। B और इंक्लाइन प्लेन के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बेटा वो 0.6 है। दोनों ही ब्लॉक्स को बेटा अपन ने यहां से रिलीज कर दिया। फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स। बेटा दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन निकालिए, ये सवाल है। बेटा दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन निकालिए, बेटा ये सवाल है। चलो बच्चों करते हैं इस तरह का सवाल। बड़ा थोड़ा सा अगर हमें हल्का सा एक्सपीरियंस हो कि इस तरह का सवाल कैसे करते हैं तो थोड़ा आसानी से हो जाएगा। अब देखो सुनो बेटा, हमने अभी थोड़ी देर पहले है ना इंक्लाइन प्लेन से किसी ब्लॉक को रिलीज किया था ऊपर से, और ऊपर से रिलीज किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आई g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यही थी। अब हम इस बात को समझते हैं कि म्यू जिसका कम होगा बेटा उसका एक्सेलरेशन तो ज्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि बेटा जो A है, जो बेटा आपका बी ब्लॉक है, अब B वाले ब्लॉक का म्यू है कम तो उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि बेटा जी इस A जो है उसका बेटा म्यू है ज्यादा तो उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए कम। तो हमारी इस कैलकुलेशन के हिसाब से A का एक्सेलरेशन तो होना चाहिए कम और B का एक्सेलरेशन होना चाहिए ज्यादा। अब B का एक्सेलरेशन ज्यादा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? आप बोल सकते B का एक्सेलरेशन ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि B ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि B जो है वो A को क्रॉस करके अंदर से निकल जाए। भाई B का एक्सेलरेशन अगर ज्यादा होगा इस बात का अर्थ ही होगा कि B की वेलोसिटी ज्यादा और A की वेलोसिटी कम, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। B का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा और A का डिस्प्लेसमेंट कम, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि B के रास्ते में कौन आ गया है? A। तो सर ऐसा कैसे हो गया? बेटा तूने ये जो फॉर्मूला लिखा ना, ये ऐसे मान के लिखा कि इन ब्लॉक्स पर अलोंग द इंक्लाइन सिर्फ वो सिर्फ 2 ही फोर्स हैं। हमारे उस सवाल में जैसे 2 फोर्स थे, कौन से mg sin थीटा और म्यू की mg cos थीटा, और एक्सेलरेशन आ गया नीचे की तरफ g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। और उससे पता लगा कि जिसका म्यू कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, जिसका म्यू ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम। फिर हमने यहां पर देखना स्टार्ट किया कि यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि A वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम हो और B वाले का ज्यादा हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो जरा सोचो कि क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर अगर B वाले का अगर एक्सेलरेशन ज्यादा होगा तो B आगे बढ़ना चाहेगा, लेकिन A का एक्सेलरेशन उतना नहीं है तो A उसको रोकेगा। तो होगा क्या कि ये जो बीच में कॉन्टेक्ट सरफेस है इस पर B आना चाहेगा आगे, तो A को धक्का देगा आगे की तरफ नॉर्मल से। A ऑफ कोर्स B को धक्का देगा ऊपर की तरफ नॉर्मल से। आई होप तुम समझ गए। दोनों ब्लॉक ही आना नीचे चाह रहे हैं, लेकिन इस B वाले का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ज्यादा और A वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन अगर कम हुआ तो इस केस में B वाला फास्टली नीचे आएगा। B वाला फास्टली नीचे आना चाहेगा। जैसे B वाला फास्टली नीचे आएगा तो बड़ा रास्ते में A आ गया तो A को धक्का देगा आगे, A B को धक्का देगा ऊपर। इस धक्के के कारण इस B का एक्सेलरेशन हल्का सा घट जाएगा, इस धक्के के कारण A का एक्सेलरेशन हल्का सा बढ़ जाएगा, और इसका घटकर और इसका बढ़कर दोनों का बराबर हो जाएगा। बराबर तो होना जरूरी है क्योंकि दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, और अगर नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं इसका मतलब कांटेक्ट में है, और अगर कांटेक्ट में है तो एक्सेलरेशन तो सेम आएगा दोनों का। तो इस केस में भले ही हमारा ये वाला फॉर्मूला ऐसा कह रहा हूं कि B का एक्सेलरेशन ज्यादा A का एक्सेलरेशन कम, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में हो नहीं पाएगा। क्यों बेटा? क्योंकि B वाला ब्लॉक ऐसा तो है नहीं कि A के अंदर से गुजर जाएगा। वो जैसे बेटा A से टकराएगा A पर नॉर्मल आगे बेटा, वही नॉर्मल B पर पीछे, वो नॉर्मल इसके एक्सेलरेशन घटाएगा, इसके एक्सेलरेशन बढ़ाएगा और दोनों का एक्सेलरेशन कर देगा सेम। सर हम फिर भी एक्सेलरेशन निकाल लेंगे? हाँ बेटा क्यों नहीं निकाल लेंगे, हम तो हर काम कर लेंगे। तो सुनना बेटा, मैं सारे काम कर रहा हूं, सुनिएगा। ले बेटा, ये इंक्लाइन प्लेन, ये 10 kg का ब्लॉक,
ये बड़ा तेरा 5 kg का ब्लॉक, दोनों बड़ा टच कर रहे हैं, सिर्फ डायग्राम दिखाने में हल्का हल्का दूर दिखा रहा हूं। ये 10 kg बड़ा, ये 5 kg। सबसे पहले बेटा मैं बड़ा सीधा बोल दूं 100 न्यूटन आएगा ऐसे, उसके 2 कंपोनेंट आएंगे बड़ा। अगर ये वाला एंगल 53 तो इस तरफ तो आएगा 100 cos 53 बेटा, 100 cos 53 60। उसको बैलेंस करने के लिए इधर की तरफ आएगा बेटा कोई ना कोई ज़मीन का नॉर्मल, इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल बेटा, मैंने उसे NA कह दिया है। और तो बेटा तुम जानते हो कौन सा फोर्स आएगा अलोंग द इंक्लाइन बेटा, देयर विल बी ए mg sin थीटा बेटा, दैट इज 100 sin 53 बेटा, sin 53 इज 4/5 बेटा, कितना आ गया तेरा 80 न्यूटन बेटा, डायरेक्ट लिया चलेगा ना, दिस इज योर mg cos और दिस इज योर mg sin थीटा। और तो और ये वाली जो सरफेस है इसने भी बेटा कोई ना कोई नॉर्मल लगाया है बेटा, दिस नॉर्मल इस पर ऐसे बेटा, वही नॉर्मल इस पर ऐसे, एक काइनेटिक फ्रिक्शन भी लगेगा। कौन सा काइनेटिक फ्रिक्शन? तो आप बोलोगे कि सर नीचे वाली जो सरफेस है वो काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगी ऐसे, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए। तो मैं उसको FA लिख दो बेटा, बिल्कुल लिख दे। इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी इस सरफेस पर म्यू बेटा, इस सरफेस पर म्यू है 0.8 मल्टीप्लाइड बाय इस सरफेस पर नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल नहीं, ये वाले सरफेस पर फ्रिक्शन है तो इस सरफेस से नॉर्मल, इस सरफेस से नॉर्मल है NA, जिसकी वैल्यू शायद मेरे बच्चे चीख चीख के कह रहे हैं कि सर 60 लिख दो। चीख तो रहे हो ना, ठीक है बेटा। मेरे पास आ गया दिस फ्रिक्शन इज 48 न्यूटन, फेयर इनफ। और मैंने मान लिया कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ A। मजा दी बेटा। आगे चल, उस 5 kg वाले ब्लॉक पे आ, 5 kg वाले ब्लॉक पर बेटा सबसे पहले इस तरफ आएगा mg sin थीटा बेटा, mg sin थीटा आएगा 50 × 4/5 बेटा, मेरे ख्याल से 40 न्यूटन आ गया, डायरेक्ट लिख दूं ना यार। और इसी तरह से मेरे बच्चे इस तरफ आएगा mg cos थीटा बेटा, mg cos आएगा 30, उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल आएगा ऐसे बेटा, मैंने इसको NB लिख दिया, NB बेटा कितना आएगा 30। और तो और बेटा ये नॉर्मल बेटा लग ही रहा है, साथ ही साथ बेटा ये 5 kg का ब्लॉक नीचे आना चाहेगा तो फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर, B वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर बेटा, मैंने उसे FB लिख दिया, इस FB के लिए होगी इस पर फ्रिक्शन बेटा, बोलना है इस पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.6 मल्टीप्लाइड बाय इस सरफेस पर फ्रिक्शन निकालना चाह रहे हो तो इस सरफेस से नॉर्मल, इस सरफेस से नॉर्मल कितना है बेटा 30 बेटा, दैट फ्रिक्शनल फोर्स कम्स आउट टू बी 18। और हम जानते हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल लगा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 kg का ब्लॉक इसको पुश करेगा नीचे, 10 kg का ब्लॉक इसको पुश करेगा ऊपर, इस कारण बेटा दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ A तो 5 kg का एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ A। सब कर देंगे अपन तो। हाँ बेटा, इधर तो इंटरेस्ट ही नहीं है अपन को, इधर है इंटरेस्ट। 10 kg के ब्लॉक पर 80 नीचे मतलब डाउन द इंक्लाइन, 5 kg ने जो नॉर्मल लगाया वो डाउन द इंक्लाइन, माइनस 48 अप द इंक्लाइन, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। इस 5 kg के ब्लॉक पर 40 नीचे की तरफ, 10 kg ने ऊपर की तरफ जो नॉर्मल लगाया बेटा वो माइनस कर दिया, माइनस ये फ्रिक्शनल फोर्स 18 एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए बेटा, एक्सेलरेशन चाहिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड किया तो नॉर्मल गायब बेटा, कितना आ गया बेटा 32 तो बेटा ये हो गया 32 है ना, 80 में से 48 गया 32 हुआ और बेटा 22 ये हो गया शायद, बेटा कितना आ गया 54 मस्ट बी इक्वल्स टू 15 इंटू ए, एक्सेलरेशन बेटा वैल्यू आ गई है 54/50। दैट इज बेटा 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन आ गया नीचे की तरफ बेटा 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा कैलकुलेशन जरूर बेटा चेक कर लेना, ठीक है।
कोई बच्चा कहता है कि सर बढ़िया किया, सब अच्छा किया सर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बढ़िया, बड़े आराम से निकाला, सब हुआ। अच्छा एक मिनट, एक बात करो, कोई कहते सर नॉर्मल निकाल दो, बेटा नॉर्मल निकाल दो, बेटा नॉर्मल निकाल देंगे। बेटा देखना ये वाला नॉर्मल जो बेटा 10 ने 5 पे और 5 ने बेटा 10 पे लगाया, तो आप बोलोगे सर 80 प्लस नॉर्मल माइनस 48, बेटा दैट इज 32 प्लस नॉर्मल शुड बी इक्वल टू, बेटा यहाँ पर रखो तो 36 आ गया। बेटा नॉर्मल की वैल्यू बेटा शायद 4 न्यूटन आ गई। बेटा कोई नॉर्मल पूछे तो 4 न्यूटन। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा था बेटा कोई बच्चा कहता है कि सर एक्सेलरेशन तो चाहिए सर आपको सर ये नॉर्मल फोर्स तो सर अपने सवाल में पूछा नहीं था। तो सर ये नॉर्मल फोर्स अगर नहीं चाहिए तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ब्लॉक ए पर और ब्लॉक बी पर इंडिविजुअली ना लगाकर मैं सिस्टम ए प्लस बी पर लगा दूं, हवड़ा लगा दो। और अगर किसी ने कहा कि सर मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑन ए प्लस बी लगाऊंगा, तो मैं उसे ये कहूंगा कि बेटा तुझे ये वाला नॉर्मल दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पर जितना ये नीचे है दूसरे पर उतना नेगेटिव है, तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑन द सिस्टम सेज दैट कि नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, जरा चेक करना। 80 नीचे 40 नीचे 120 माइनस ऊपर कितना लग रहा है 48 ऊपर 18 ऊपर 48 ऊपर 18 ऊपर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2, दोनों का एक्सप्रेशन सेम है, तो 15 इंटू ए बड़ा 120 माइनस बड़ा 66, दैट इज इक्वल्स टू 15 इंटू ए। बड़ा 120 माइनस 66 बड़ा थोड़ा 56 बड़ा 56 सॉरी बेटा 56 नहीं बड़ा 54, दैट इज इक्वल्स टू 15 इंटू ए। बड़ा ए की वैल्यू बड़ा आप मेरे पास आ गई है 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आपको ये नॉर्मल नहीं चाहिए ना दोनों ब्लॉक के बीच में, तो आप बड़े आराम से बड़ा ये वाला काम भी कर सकते हो कि पूरे सिस्टम पर एक साथ ही आपने इस तरह से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा दिया। आई होप बेटा इस तरह का सवाल आएगा तो तुम समझ जाओगे क्या करना है, ठीक है ना। तो नीचे वाले ब्लॉक का अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा हुआ और ऊपर वाले ब्लॉक का अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बड़ा कम हुआ, तो ऐसे केस के अंदर बी वाला ब्लॉक ए को पुश करेगा, ए वाला ब्लॉक बड़ा बी को पुश करेगा, और एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब लग रहा था जब अलोंग द इंक्लाइन बड़ा सिर्फ दो फोर्स थे, mg sin थीटा और म्यू की mg cos थीटा। तो बेटा उस केस में सवाल कैसे करेंगे बेटा आप समझ ही गए हैं। हमने सारा बिल्कुल बढ़िया से बेटा पूरा न्यूटन्स को लगाया, हमने कोई बात रैंडमली नहीं कही, हमने बेटा कोई बात ऐसे आर्बिट्रेरीली नहीं कही है, हमने सारी बातें बिल्कुल बढ़िया से इत्मीनान से लिखी हैं, समझी। चलिए बेटा नेक्स्ट अगला काम, एक सवाल और बेटा, ऐसा सही सवाल है बेटा हमारे पास ये इंक्लाइन प्लेन, ये बेटा एंगल 37 डिग्री, ठीक है ना, और दो ब्लॉक्स हैं बेटा, ये बड़ा ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, बड़ा ये 10 kg, ये 20 kg। ब्लॉक ए और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5, ब्लॉक बी के और सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.6, ठीक है। फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स। आराम से पहले एनालाइज करो फिर सवाल करो, यूं नहीं कि कॉपी पेन लेके बैठ गए, पहले सोचो बड़ा कौन सा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैसा है, क्या क्या कहानी है। तो पहले बड़ा सिचुएशन को एनालाइज करो और फिर सवाल करो। सोच लिया बेटा, तो चलो मैं करता हूं। इस बार बेटा नीचे वाले ब्लॉक का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है तो इसका एक्सेलरेशन कम आएगा। इसका एक्सेलरेशन ज्यादा आया और इसका एक्सेलरेशन कम आएगा, तो ये आगे निकल जाएगा, पीछे रह जाएगा, ये आगे निकल जाएगा और ये पीछे रह जाएगा। तो पक्की बात है कि इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स तो लगेगा ही नहीं, और अगर नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा तो अलोंग द इंक्लाइन कौन से फोर्स लगेंगे? आप बोलोगे सर अलोंग द इंक्लाइन तो वही फोर्स लगेंगे। कौन से बेटा?
वही mg sin थीटा, ऊपर की तरफ कौन बेटा, म्यू mg का cos थीटा, ऊपर वाले ब्लॉक पे बेटा क्या, mg का sin थीटा, ऊपर की तरफ बेटा क्या, म्यू, म्यू कितना बेटा 0.6 mg का cos थीटा। अब हम जानते हैं कि बेटा इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कम है, तो ये पीछे रह जाएगा, आगे निकल जाएगा। जैसे ये आगे निकल गया और ये पीछे रह गया बेटा, हम जानते हैं कि अब इसका एक्सेलरेशन अलग आएगा और इसका एक्सेलरेशन अलग आएगा। और चाहो तो बेटा ठीक है, मैंने न्यूटन से मैंने एफबीडी बना दी, आप एक्सेलरेशन निकाल लो, वरना आप कह सकते हो कि सर एक्सेलरेशन उसी फॉर्मूले से आएगा, वो कौन सा बेटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, उससे आ जाएगा। क्योंकि बेटा यहाँ पर भी तुम क्या कर रहे हो, एम जी साइन थीटा नीचे, म्यू एम जी कॉस थीटा ऊपर, दैट इज द नेट फोर्स, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास से मास कैंसिल करोगे, वही वापस से आएगा। तो 100 sin 37 इज ऑफ कोर्स बेटा कितना, 60, बेटा ये कितना 50 इंटू 4/5, बेटा दैट कम्स आउट टू बी 40, नीचे 60 ऊपर 40, बेटा नीचे की तरफ नेट फोर्स आ गया 20, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू इसका मास, बेटा इसका मास है 10 इंटू इसका एक्सेलरेशन, बेटा ए वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बेटा ए वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन। अगर आप बेटा जी साइन थीटा माइनस म्यू टाइम्स कॉस्टा करते तो बेटा ये आंसर आता। इसको देखो बेटा 200 का साइन 37 नीचे, बेटा साइन 37 इज आई थिंक 3/5, बेटा 120 तो नीचे, माइनस माइनस बेटा देखना 6 इंटू 20 इंटू 4/5, बेटा 4/5 बेटा 4, बेटा ये कितना हो गया 4 इंटू 4 16, बेटा 16 इंटू 6 बेटा कितना होगा 96, बेटा कितना हो गया 96, ठीक है बेटा। दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्स, बेटा मास कितना है इसका 20 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, बेटा 120 माइनस 96 इज बेटा आई थिंक 24 अपॉन 20, दैट इज बेटा 6 से गया तो सॉरी बेटा 4 से गया तो बेटा ऊपर तो आ गया 6, बेटा नीचे आ गया 5, आई थिंक बेटा दैट इज 1.2, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ बी। सर ए का एक्सेलरेशन ज्यादा आ रहा है, बी का कम आ रहा है, हाँ बेटा होना भी चाहिए ऐसे, ए आगे निकल जाएगा, बी पीछे रह जाएगा, ए आगे निकल गया और बेटा बी पीछे रह गया, तो उस केस में कोई नॉर्मल फोर्स तो आएगा नहीं और हम बड़े आराम से सारी बातें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई होप बेटा आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए बेटा आप जब इतनी सारी बातें समझ गए हो तो एक सवाल और करते हैं। सवाल जो है ये बेटा जो सवाल हम करने वाले हैं वो सवाल करने के आसान तरीके भी होंगे, आगे जाकर बेटा हम मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह 50 सारी बातें पढ़ लेंगे, तो हो सकता है कि बेटा वो सवाल करने के आगे जाके और आसान रास्ते भी हो। लेकिन बेटा हमें फिलहाल तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लिखना आता है और हम सीखने के मूड में हैं, तो एक सवाल बेटा ऐसा करते हैं बेटा जो आगे जाकर हम हो सकता है कि आसान तरीकों से भी कर लें, लेकिन फिलहाल हम बेटा उसको एक बार सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन से कर रहे हैं। ये नीचे वाली जो सरफेस है बेटा ये टोटली स्मूथ है, स्मूथ, कोई फ्रिक्शन नहीं। इस पर बेटा एक लॉन्ग प्लैंक है, बेटा प्लैंक है अच्छी खासी लेंथ का है, बेटा दिस इज लॉन्ग प्लैंक। इसका मास बेटा मैंने 20 kg मान रखा है, दे रखा है। इसके ऊपर बेटा एक ब्लॉक पड़ा है ऐसे, बड़ा प्लैंक को ए बोल दो, ब्लॉक को बड़ा बी बोल दो, ये बड़ा 10 kg का है। दोनों के बीच में बड़ा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.6। फेयर इनफ। इस ऊपर वाले ब्लॉक को बड़ा मैंने सामने की तरफ वेलोसिटी दे रखी है, लेट से बड़ा मैंने इस ब्लॉक को सामने की तरफ बड़ा इनिशियली वेलोसिटी दे रखी है 6 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये बी वाला ब्लॉक बड़ा ए से गिरेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बेटा जो ए वाला ब्लॉक है ना उसकी लेंथ अच्छी खासी, मैंने पहले बोल दिया कि लॉन्ग प्लैंक है, ठीक है ना। सवाल बड़ा ये है, ड्रॉ
FBD ऑफ A एंड B। अगला काम, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन A एंड B। न्यूटन्स लॉ किस लिए लगा रहे हो? फाइंड देयर एक्सेलरेशंस, ठीक है ना। फाइंड द टाइम व्हेन फ्रिक्शन स्टॉप्स एक्टिंग। बट जिस टाइम फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा उस टाइम पर बड़ा टाइम निकालना है। ऑल्सो फाइंड देयर velocities at this instant। बट एट दिस इंस्टेंट मतलब जब फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा उस टाइम पर बड़ा दोनों ब्लॉक्स के पास कितनी कितनी वेलोसिटीज होंगी ये पता करना है। ये बड़ा हमारा चिन्ना मिन्ना सा सवाल है, लेकिन सिचुएशन आपको एनालाइज करनी पड़ेगी बेटा, तभी जाके आंसर आएगा। ऐसे रैंडमली पेन वेन चलाने से आंसर नहीं आएगा। लेकिन जो कह रहा हूं बेटा वो सीक्वेंस वगैरह करोगी तो आप किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाओगे, सही गलत जो भी हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो कर लोगे यार, ठीक है। तो पहले बेटा ये कहूंगा कि बेटा एक बार ना सवाल खुद करो। चलिए बेटा वीडियो पॉज कर सकते हो, बेटा मैं तो कर रहा हूं। 10 kg ब्लॉक, 10 kg ब्लॉक की अगर बात करूं तो इस 10 kg ब्लॉक पर ऑफ कोर्स बेटा प्लैंक के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी है आगे, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे। नीचे की तरफ mg बड़ा कितना है 100 न्यूटन, तो नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ बड़ा, वो भी कितना आएगा 100 न्यूटन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बड़ा मेरे पास 0.6 इंटू 100। आई थिंक बड़ा काइनेटिक फ्रिक्शन इज 60 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा पीछे की तरफ 60 न्यूटन, तो बड़ा पक्की बात है वेलोसिटी आगे एक्सेलरेशन पीछे, तो एक्सेलरेशन आ गया बेटा ए वाले ब्लॉक का, सॉरी बेटा बी वाले ब्लॉक का पीछे की तरफ, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेटा ये जो एक्सेलरेशन है ये बी वाले ब्लॉक की वेलोसिटी घटाएगा या बढ़ाएगा? तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी आगे है एक्सेलरेशन पीछे, ऑफ कोर्स वेलोसिटी घटेगी। चलिए बेटा अगला काम, जो हमारा नीचे वाला ब्लॉक है बेटा उसकी कहानी देखते हैं। उस पर देखें तो उस पर बेटा सबसे पहले नीचे की तरफ mg 200, जो नॉर्मल बी ने ए पर ऊपर लगाया वही नॉर्मल बेटा इसने इस पर नीचे लगाया। ये नॉर्मल आएगा बेटा कितना 100 न्यूटन। 100 नीचे 200 नीचे, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए जमीन का नॉर्मल आएगा 300, हालांकि कोई यूज नहीं उसका। जो फ्रिक्शनल फोर्स बेटा इस पर पीछे लग रहा है बेटा वही फ्रिक्शनल फोर्स इस पर आगे लग रहा है बेटा, दैट इज 60 न्यूटन। वर्टिकल डायरेक्शन में सारे फोर्स कैंसिल हो गए। सामने की तरफ एक फोर्स है 60 न्यूटन जिसको बैलेंस करने के लिए कोई नहीं है। सर नीचे वाले सरफेस पर फ्रिक्शन नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? सरफेस बेटा आपकी स्मूथ है नीचे वाले, तो फ्रिक्शन है बेटा सामने की तरफ, दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा एक्सेलरेशन आ गया बेटा, बोलना कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा? तो आपको सर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बढ़ाएगा ही। अब गौर करना बेटा, नीचे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है और ऊपर वाले ब्लॉक की वेलोसिटी लगातार घट रही है, ठीक है। फ्रिक्शन इस ब्लॉक की वेलोसिटी घटा रहा है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ा रहा है। सर आपने तो कहा था कि फ्रिक्शन वेलोसिटी घटाता है। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कहा था रिलेटिव वेलोसिटी घटाता है। मैंने ये कहा था, मैंने कभी नहीं कहा कि वेलोसिटी घटाता है। मैंने कहा था रिलेटिव वेलोसिटी घटाता है, और जरा चेक करो रिलेटिव वेलोसिटी घट रही है। इसके रेस्पेक्ट में आगे जा रहा था तो बड़ा इस पर फ्रिक्शन लग गया पीछे, इसकी वेलोसिटी घट रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। ऐसे ही अगर ऊपर वाले ब्लॉक की वेलोसिटी घटती गई, नीचे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ती गई, तो ऐसे घटते बढ़ते कभी ना कभी दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। जैसे ही दोनों की वेलोसिटी बराबर हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई, और रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई, यही तो फ्रिक्शन चाहता था। फिर फ्रिक्शन लगना हो जाएगा बंद।
मैं फिर से बोल रहा हूं, फ्रिक्शन लगना कब बंद होगा? जब दोनों के दोनों ब्लॉक्स के पास सेम वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि अगर वेलोसिटी सेम आ गई तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यही तो हमारे फ्रिक्शन का एम था, यही तो फ्रिक्शन चाहता था। फ्रिक्शन वेलोसिटी जीरो करना नहीं चाहता, फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी जीरो करना चाह रहा है। और जैसे दोनों ब्लॉक्स के पास वेलोसिटी सेम आ गई, फ्रिक्शन लगना बंद। तो आप कहोगे कि सर किसी भी टाइम पर ऊपर वाले ब्लॉक की वेलोसिटी में बड़े आराम से लिख सकता हूं। बड़ा कितना लिख सकता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बड़ा मैंने एक्सेलरेशन से पहले माइनस क्यों लगा दिया? बड़ा पता ना, ये वाले साइड प्लस, बड़ा वाले साइड माइनस। किसी भी टाइम पर नीचे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी लिख सकता हूं इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बड़ा हम जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे बी की वेलोसिटी लगातार घटेगी। बड़ा बी की वेलोसिटी घटेगी, ए की वेलोसिटी बढ़ेगी। बड़ा फ्रिक्शन लगना तब बंद होगा जब आपके ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। और बड़ा जैसे ही ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी बराबर हुई, आपके पास बड़ा टाइम आ जाएगा 6/9 या फिर 2/3 सेकेंड्स। ले बेटा, एक सवाल तो हो गया हमारा। फाइंड द टाइम व्हेन फ्रिक्शन स्टॉप्स एक्टिंग। इस टाइम पर दोनों फ्रिक्शन लगना हो गया बंद। अगला सवाल पूछा है कि ऑल्सो फाइंड देयर वेलोसिटीज एट दिस इंस्टेंट। उस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी? टाइम को पटक दो। टाइम को पटका तो मेरे पास आ गया 0 + 3 × 2/3। बेटा मेरे ख्याल से वेलोसिटी आ गई है 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पटक दो बेटा, दैट इज 6 - 6 × 2/3। बेटा 6 - 4 बेटा कितनी आ गई है? 2 मीटर पर सेकेंड। दोनों की ही बेटा वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। और जिस टाइम बेटा दोनों की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, उस टाइम पर बेटा फ्रिक्शन लगना हो जाएगा बंद। मैं फिर से बोल दूं बेटा, फ्रिक्शन का एम वेलोसिटी जीरो करना नहीं है बेटा, फ्रिक्शन का एम हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी जीरो करना है। तो बेटा ये कहानी अगर आपके t = 0 की है तो थोड़ी देर बाद कहानी ऐसी हो जाएगी कि आपके प्लैंक की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते और ब्लॉक की वेलोसिटी घटते घटते इसकी वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड, और टाइम मेरे प्यारे बच्चों हो गया है 2/3 सेकेंड्स। समझ गए बेटा इस बात को? वो अलग बात है बेटा, यही वाला सवाल हम कभी ना कभी डायरेक्ट भी कर लेंगे। हम इस सवाल को बेटा जब सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ेंगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन से कर लेंगे, और हम बोलेंगे कि सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 10 kg ब्लॉक के पास सामने की तरफ वेलोसिटी है 6 और 20 kg ब्लॉक के पास सामने की तरफ वेलोसिटी है 0। बाद में 10 kg ब्लॉक के पास वेलोसिटी है बड़ा मान लेते हैं v, और फाइनली बड़ा 20 kg ब्लॉक के पास भी बड़ा वेलोसिटी कितनी है v। मेरे पास ये आएगा 60 = 30 × v। बड़ा v कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड। बड़ा कभी ना कभी हम मोमेंटम कंजर्वेशन भी पढ़ेंगे, तब बड़ा एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये कोई वेस्टेज थोड़ी है जो हमने काम किया, हमने इससे बहुत सारी बातें सीखी है। हमने खास तौर से ये बात सीखी है कि बेटा हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो किसको अपोज करता है? वेलोसिटी को। ना 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 ना, वो अपोज करता है रिलेटिव वेलोसिटी को। और ऐसे अपने शुरुआत में लिखा था, अपने शुरुआत में गलत नहीं लिखा था, हमने शुरुआत से लिखा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है। हमने कभी नहीं लिखा कि वो वेलोसिटी को अपोज करता है। हाँ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में थोड़ा चाहे वेलोसिटी बोल दो चाहे रिलेटिव वेलोसिटी बोल दो, एक ही बात होती है, इसलिए बड़ा वहां पर तो चल जाता है। लेकिन अगर ब्लॉक पर ब्लॉक हो और दोनों ब्लॉक अगर मूव कर रहे हो तो ऐसे केस में हमेशा मेरे बच्चे क्या बोलेंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन विल ऑलवेज अपोज रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है ना? फ्रिक्शन का बेटा मॉड्यूल आपके पास आ गया होगा। आप बेटा छोटा सा मॉड्यूल है बेटा, ठीक है, आप चाहो थोड़ा सा सेक्शन ए कर सकते हो, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 में से। ठीक है ना? बाकी आप बेटा HCV वगैरह भी निपटा सकते हो, है ना? HCV का न्यूटन्स लॉ निपटा लीजिए, फ्रिक्शन स्टार्ट कर सकते हो उसमें आप। ठीक है।